इस ब्रह्मांड के स्केल पर देखा जाए तो हम इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें लाखों साल लग गए इतना विकसित होने में। इस पूरे यूनिवर्स का रहस्य कभी खत्म नहीं होने वाला। हम भले ही अपनी शारीरिक संरचनाओं को कुछ हद तक समझ चुके हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे मिस्ट्री मौजूद हैं जिन्हें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें समझने के लिए हमारे पास बहुत ही कम जानकारी है। कैंसर, अस्थमा, रेबीज़, अल्जाइमर डिजीज़ और कुछ ऐसे ही डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। हमारे लिए सबसे बड़ा मिस्ट्री तो हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग में यादें कैसे बनती है, वो स्टोर कैसे होते हैं, आखिर हमारा डीएनए कैसे बना। खैर, डीएनए को समझने के लिए हमें जीवन के शुरुआती दौर में जाना होगा और हम वहाँ अगले एपिसोड में जाएंगे। ह्यूमन बॉडी एंड द साइंस के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ सर्वेश और आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे हमारी दिमागी क्षमता, उनकी यादें और उनसे जुड़े कुछ डिसऑर्डर के बारे में। आई एम श्योर दैट वी आर होमो सेपियंस, बट आई डोंट नो दैट वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। और इससे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमें अब तक ये भी नहीं पता कि इस पृथ्वी पर कितने ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट करते थे, मगर वो सब अब विलुप्त हो चुके हैं। हम होमो सेपियंस कभी अकेले नहीं थे। आज से करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी कि हम लगभग 8 मानव प्रजातियों के साथ रहते थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। मगर आज से 15,000 साल पहले डेनिसोवेंस नाम की एक मानव प्रजाति के साथ हम अपना गुफा साझा करते थे। पृथ्वी पे अब तक कई मानव प्रजाति रह चुके हैं। चिंपैंजी और हम एक ही पर्वत से विकसित हुए हैं। ये तय करने के लिए अगर मानव वह सब कुछ है जो आज से लगभग 6 से 7 मिलियन ईयर पहले प्राचीन चिंपैंजी से अलग होने के बाद आया था, तो ह्यूमन के लगभग 21 स्पीसीज होने चाहिए। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने लगभग 21 स्पीसीज को खोजा है, जो कि ज़्यादातर वैज्ञानिकों द्वारा ये मान्यता भी दिया जा चुका है। यहाँ कई सारे मानव प्रजाति विलुप्त हो गए, मगर क्यों? जाहिर सी बात है, हर एक जीव खुद के प्रजाति को जीवित रखने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करता है। कोई भी जीव प्राकृतिक आपदाओं में खुद को जीवित रखने की कोशिश करता है और प्राकृतिक बदलाव के अनुसार खुद में भी शारीरिक और मानसिक रूप से उसी बदलाव में जीवित रहने के लायक गुण को विकसित करता है ताकि वह जीवित रह सके। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, मगर जो जीव प्राकृतिक बदलाव में नहीं ढलते वो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाते हैं। इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि होमो सेपियंस यानी कि हमने प्रकृति के सभी चुनौतियों को पार किया। हमने उसके बदलाव में खुद को भी जीवित रहने के लायक बदलाव किया। हमने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित किया है, यानी प्राकृतिक चुनौतियों के अनुसार हम होमो सेपियंस बाकियों से काफ़ी बेहतर थे। हमें लगता है कि हम पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर चीज़ों को समझ चुके हैं, मगर सच तो कुछ और ही है। हम पृथ्वी पर मौजूद 20% चीज़ों को भी अब तक समझ नहीं पाए हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी, जीव, पौधे और पृथ्वी पर मौजूद सभी रहस्य को समझने की। उदाहरण के लिए, हम दिमागी क्षमताओं का सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। वह काम कैसे करता है, हमने तो उसका सिर्फ एक झलक देखा है। इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव यादें बनाते हैं, वह पौधे हो या फिर कोई अन्य जीव। कुछ क्षण के लिए सही, मगर वह अपनी यादों को एक जगह स्टोर कर सकते हैं। वक्त आने पर यह सोचते समझते हैं और अपनी यादों की मदद से अपना बचाव भी करते हैं। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। ये मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है और काफ़ी रहस्यमय भी, जो कि मानव शरीर की हर प्रक्रिया और यादें, भावना, विचार, स्पर्श और दृष्टि और श्वास के पैटर्न को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क रीढ़ के साथ जुड़कर एक तंत्रिका तंत्र बनाता है, जो कि मानव की शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच के संबंध को मापा और एक अंदाज़ा लगाया कि मानव मस्तिष्क की क्षमता 2.5 पीबी यानी पेटाबाइट मेमोरी की क्षमता के बराबर है, जो कि लगभग 2.5 मिलियन जीबी के बराबर होता है।
यह पूरे शरीर में विभिन्न संकेतों की प्रक्रिया को समझता और उसे नियंत्रित करता है। बहुत सारे संदेश या फिर मैसेज माइंड के अंदर सुरक्षित रहते हैं और बाकी बचे हुए संदेश रीढ़ की हड्डी और शरीर के तंत्रिकाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। हमारा CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम असंख्य न्यूरॉन सेल पर निर्भर करता है। प्रत्येक न्यूरॉन्स में हजारों रिसेप्टर होते हैं और एक मस्तिष्क की क्षमता न्यूरॉन्स के बीच नेटवर्क की ताकत पर निर्भर करता है। ये साइनेप्स के आकार से जुड़े होते हैं। हमारा दिमाग लाखों की तादाद में मैसेज और डाटा को सेंड करता है और उसे रिसीव करता है और उसे स्टोर भी करता है। दिमाग कॉर्टेक्स से मैसेज को निर्देशित करता है, जहां मस्तिष्क की न्यूरॉन्स यादों को स्टोर करने के लिए हिप्पोकैम्पस को भेजती है, जो मेमोरी, लर्निंग और डायरेक्शन फाइंडिंग और स्पेस की धारणा को बनाता है। हिप्पोकैम्पस सेरेब्रम कॉर्टेक्स से जानकारी प्राप्त करता है और ये एल्जाइमर में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स और विभिन्न न्यूरोग्लिया है, जो कि न्यूरॉन्स की एक सहायक प्रणाली के रूप में काम करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच आपसी संपर्क काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि हर एक न्यूरॉन्स लगभग 10,000 अन्य न्यूरॉन्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा दिमाग ही है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स या केमिकल को संतुलित करता है। कौन सा केमिकल कितना मात्रा में निकलना चाहिए और कब निकलना चाहिए, यह हमारा दिमाग ही निर्धारित करता है। दिमाग के हजारों केमिकल रिएक्शन में अगर एक भी केमिकल रिएक्शन असंतुलित हो जाता है तो ये हमारे शरीर या फिर हमारे यादों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको किसी की यादें मिटानी है या उसे कमज़ोर करना है तो दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को नष्ट करना होगा। अगर हम बात करें अल्जाइमर डिजीज़ की, तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है, जो हमारे यादें, सोच, सीखने की क्षमता और मौजूदा स्किल्स को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ दिमाग आमतौर पर कुछ हद तक सिकुड़ जाता है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि न्यूरॉन्स फिर भी कम नहीं होते। लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ में न्यूरॉन्स काम करना ही बंद कर देते हैं। अन्य न्यूरॉन्स के साथ अपना संबंध खो देते हैं और वो मर जाते हैं। सबसे पहले अल्जाइमर रोग हमारे यादों वाले हिस्से में मौजूद न्यूरॉन्स को और उसके कनेक्शन को नष्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स ताऊ प्रोटीन के कारण होता है। आमतौर पर ताऊ प्रोटीन सेल बॉडी से एक्सोन और डेंड्राइट्स तक पोषक तत्व और अणुओं को पहुंचाने में मदद करते हैं, मगर अल्जाइमर डिजीज़ में असामान्य रासायनिक परिवर्तन के कारण ताऊ प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल से अलग हो जाते हैं और ये अन्य ताऊ प्रोटीन के साथ मिलकर धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि न्यूरॉन्स में ही उलझने लगते हैं और इनके उलझन के वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं और न्यूरॉन्स के बीच साइनेप्टिक कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है हमारे डीएनए में जो हमें इस पृथ्वी पर सबसे अलग जीव बनाता है? पहले मुर्गी आई या अंडा, ये सवाल इतना पेचीदा क्यों है? आखिर हम अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये डीएनए रीप्रोग्रामिंग क्या है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।